हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। सो जैसे कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज डिस्कस किया था, आज हम नेक्स्ट अग्रीमेंट डील करेंगे, दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सो आई होप इसका सेक्शन नंबर भी आपको अच्छे से याद होगा, तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट सेक्शन नंबर लिखेंगे। इसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ अगर आपको कोई भी लेक्चर से रिलेटेड या किसी भी असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है, देन आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली एंटरटेन योर क्वेरीज। ठीक है, सो आई होप सभी ने करेक्ट आंसर लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो हम अब अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 27 की, दैट वाज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड। सेक्शन 27 हमसे बात करता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के बारे में। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 27 ने हमें इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन प्रोवाइड किया है। फिर हम इस जनरल रूल से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे जहां पर ऐसे एग्रीमेंट्स को भी वैलिड माना जाता है, एंड देन कुछ केस लॉज डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शंस के साथ भी हम उनके रेलिवेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे, और जो जनरल केस लॉज है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को लेकर हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड मतलब किसी भी सेक्शन को अगर इंसर्ट किया गया है तो क्यों किया गया है। जैसे हमने मैरिज रिलेटेड रिस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा था, तो क्या था, सोसाइटी चेंज हो रही थी, सोसाइटी के चेंज के अकॉर्डिंगली हमको लॉ को चेंज करना रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम आज बात करेंगे कि सेक्शन 27 के एग्जिस्टेंस में आने का क्या रीजन था। द सेक्शन ऑन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉज डिराइव्ड फ्रॉम डेविड डी फील्ड्स ड्राफ्ट कोड फॉर न्यूयॉर्क। तो ये एक न्यूयॉर्क का ड्राफ्ट कोड था जहां से ये सेक्शन डिराइव हुआ था, विच वॉज बेस्ड ऑन द एंशिएंट इंग्लिश कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये बेसिकली क्या है, एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। While interpreting Section 27, the Indian High Courts decided that both the criteria of reasonable and the principle of restraint were not relevant to the case covered by this section unless they come under particular exceptions. The Law Commission first draft of legislation did not include any trade restraints. तो हमारे इंडियन हाई कोर्ट्स को इस सेक्शन को इंटरप्रेट करते टाइम कुछ डाउट्स थे। ठीक है, क्योंकि क्या था कि सेक्शन में क्लियरली ये चीज़ उस टाइम नहीं थी, बट जो पर्टिकुलर एक्सेप्शन दे रखे थे सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर वॉइड बताया गया था, या क्लैरिटी थी उन सेक्शन 27 को लेके। और जो हमारा लॉ कमीशन का जो फर्स्ट ड्राफ्ट आया था उसके अंदर इस तरह से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, दैट इज ट्रेड रिस्ट्रेंट रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। However, during the enactment, only Section 27 of Indian Contract Act was introduced. तो जब एक्ट के इनेक्टमेंट का टाइम था उस टाइम पर सेक्शन नंबर 27 इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब इसका प्राइमरी गोल क्या है। द प्राइमरी गोल ऑफ दिस सेक्शन इज टू सेफगार्ड इंडियन ट्रेड। जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिवेंट करने का प्राइमरी गोल है इस सेक्शन का। Though the Law Commission's original draft ignored the subject of trade restraint, it has inserted in the Indian Contract Act through Section 27 after considering the complexities between market freedom and contract freedom. तो सिचुएशन को देखते हुए जब ओरिजिनल ड्राफ्ट बना था तब वहाँ इस तरीका का कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं था, बट आफ्टर टेकिंग द सर्कमस्टांसेस इनटू कंसिडरेशन ये ट्रेड जो रिस्ट्रेंट वाला पोर्शन है वो एज सेक्शन 27 इंसर्ट किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अब आपको क्लैरिटी होगी कि सेक्शन 27 के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। इसी के साथ क्या है, एवरी लॉ मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड इन अकॉर्डेंस विद द डिपेंडेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रेड रिस्ट्रेंट इज अलाउड अंडर पार्ट 13 of the Indian Constitution. The freedom of trade, business and exchange is recognized under Article 301 to 307 of the Constitution. It ensures that every Indian citizen has the ability to choose any legal profession, business or ट्रेड। जैसे कि हमने कल भी जब मैरिज वाला पॉइंट डिस्कस किया था तो हमने वहाँ देखा था कि हर एक लॉ किसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं करना जा सकता। तो अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जैसे आर्टिकल 19 है, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वहाँ हमें एक्सप्रेसली दिया गया है कि आपके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, बट वहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस वैलिड है। इसी तरीके से जो हमारा पार्ट 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 301 से 307 तक, वो भी क्या डील करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस के बारे में बात करता है, बट वहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस है जो पब्लिक इंटरेस्ट में इम्पोज की जा सकती है। ये हमारा क्या है, पूरा बैकग्राउंड है कि हमें सेक्शन 27 की नीड क्यों थी और हमने उसको किसके साथ कंपेयर करके वे या फिर किसके इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन हमने उसको
इंसर्ट किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हमने मतलब लेजिस्लेचर वालों ने, यानी कि जिन्होंने लॉ बनाया है। ठीक है, सो आई होप अब आपको बैकग्राउंड क्लियर है, तो अब आपको सेक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम। तो जो हमारा सेक्शन नंबर 27 है वो बताता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। ये तो हमने वॉइड अग्रीमेंट में ही पढ़ लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन। सो एवरी अग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। यानी कि जहां तक रिस्ट्रेंट किया गया है उस लिमिट तक वो क्या होगा, वॉइड होगा। यानी कि यहाँ पर पार्शियल अगर रिस्ट्रेंट किया गया है तो वहां तक वॉइड होगा, कंप्लीट रिस्ट्रेंट किया गया है तो कंप्लीटली वॉइड होगा। और इसमें हमारे पास तीन चीजें बोली गई हैं, प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। तीनों टर्म्स अलग अलग हैं। प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर का प्रोफेशन हुआ, लीगल प्रोफेशन हुआ, या कोई और भी आप प्रोफेशन ले सकते हैं जहां पर क्या है आपके पास कोई डिग्री है। ट्रेड मतलब जैसे हमारे गुड्स का बाय सेलिंग है तो दैट इज योर ट्रेड, जहां आपको एज सच किसी प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिजनेस यानी कि अपना खुद का एंटिटी खोल लेना, अपना खुद का उसके अंदर ट्रेडिंग करना, दैट इज वॉज बिजनेस। सो प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, सारी चीजों को सेक्शन नंबर 27 में कवर किया गया है। आपको इफेक्ट भी पता लग गया कि जहां तक रेस्ट्रिक्शन है, जिस एक्सटेंट तक रेस्ट्रिक्शन है, वहां तक क्या होने वाला है, वॉइड होने वाला है। अब सेक्शन में हमें एक तो एक्सप्रेसली क्या दे रखा है, एक्सेप्शन दे रखा है, यानी कि इस सिचुएशन के अंदर ऐसा कोई अग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रेन करेगा ट्रेड को, वो वैलिड होगा, वॉइड नहीं होगा। तो वो एक्सेप्शन क्या है, सेविंग ऑफ अग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड। सो ये क्या बोलता है, वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस मे अग्री विद द बायर to refrain from carrying on a similar business within specified local limits so long as the buyer or any person deriving title to the goodwill from him carry on a like business therein, provided that such limit appear to the court reasonable regard being had to the nature of business। तो गुडविल बेसिकली क्या होता है, गुडविल ऐसा एक असेट है, इंटेंजिबल असेट है, जो हमको क्या होता है, दिखाई नहीं देता, या पर वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब गुडविल मतलब क्या है, एक कंपनी की इमेज। जैसे अगर हम बात करें टाटा की, तो टाटा की क्या है, एक गुडविल है, एक मार्केट में एक पोजीशन है, एक किसी भी पर्सन का उसके अंदर जो ट्रस्ट है वो क्या होता है, वो गुडविल होता है। ठीक है, सो अब अगर कोई भी सेलर है जो किसी और पर्सन को अपनी गुडविल सेल कर रहा है, यानी कि अपना बिजनेस सेल कर रहा है, तो वो उस बिजनेस के साथ जो उसका नाम है वो भी सेल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अगर ऐसी कोई गुडविल सेल की जाती है तो सेलर अगर इस एग्रीमेंट में एंटर करता है कि जिस जो गुडविल उन्होंने बायर को सेल करी है, या जो बिजनेस उन्होंने बायर को सेल किया है, उस बिजनेस के जैसा कोई आइडेंटिकल बिजनेस सेलर नहीं कैरी ऑन करेगा। तो इस तरह का अग्रीमेंट क्या रहने वाला है, वैलिड रहने वाला है। क्यों, क्योंकि बायर जो है, बायर के पास क्या है, अब उसी जब नेम के अंडर अगर वो बिजनेस चला रहे हैं तो कस्टमर को तो अभी भी वही पता है कि ओके ये ब्रांड है, ये नेम है, उसकी वही गुडविल है। तो बायर के बेनिफिट के लिए क्या करना होता है, सेलर पे ये रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी होता है कि वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक उसी सेम लाइन ऑफ बिजनेस को कैरी आउट नहीं करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 27 क्लियर हो गया होगा विद एक्सेप्शन। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या हो गया, हमारा जनरल रूल बोलता है ऐसा एग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रेन करता है ट्रेड प्रैक्टिसेस को, वो वॉइड होगा। तो एक्सेप्शन मतलब क्या हुआ, ऐसे एग्रीमेंट्स जो वैलिड हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, दैट इज योर सेल ऑफ गुडविल, जो आपके सेक्शन नंबर 27 के अंदर एक्सप्रेसली भी दे रखा है। सो a company's goodwill is a non-tangible asset। non-tangible मतलब which cannot be seen, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते। It's a company name and reputation, जैसे कि अंबानीज, टाटा, रिलायंस। तो ये क्या है, सारी गुडविल है, ये कंपनी का नेम और उनकी रेपुटेशन है जो उन्होंने ओवर द ईयर डेवलप की होती है। When a person sells the goodwill of his business to another party on the condition that the person will not enter another identical business, this is a restraint of trade on the seller's part that is valid for the buyer's interest in buying the goodwill for which he has paid a particular sum। तो इस एग्रीमेंट के अंदर भी एज अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन होगा। सो बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी अगर रिस्ट्रेंट डाली जाती है, देन इट विल बी वैलिड। The main purpose is to uphold the interest of the buyer who has purchased the goodwill। नहीं तो बायर को क्या फायदा, अगर वही आइडेंटिकल बिजनेस सेलर भी कैरी ऑन कर रहा है, देन बायर विल लूज द इंटरेस्ट, बायर का तो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, सो इसीलिए क्या है, बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस इज द एक्सेप्शन, यानी कि ऐसा अग्रीमेंट क्या रहने वाला है, वैलिड रहने वाला है। अब इसका हम एक केस डिस्कस करेंगे, दैट इज क्रटवेल वर्सेस लाइन 1810। सो
Lord Eldon said that the goodwill that is sold to the other party is nothing more than the possibility that the old customer will return to the same old place. क्योंकि किसी अगर कंपनी का गुडविल है तो कस्टमर्स का ट्रस्ट है, कस्टमर्स का बिलीफ है उस ब्रांड के अंदर, तो इसलिए इस केस में क्या बोला गया कि अगर गुडविल बेची जा रही है इसका मतलब कोई भी पर्सन होगा तो वो नाम से उस चीज की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको फर्स्ट वाला एक्सेप्शन क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हम बात करेंगे एक्सेप्शंस जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली प्रोवाइड है। तो कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जहां पर बोला गया है कि इन एग्रीमेंट्स के केस में रिस्ट्रेंट लगाया जा सकता है। सो पार्टनरशिप बिजनेसेस आर एन एक्सेप्शन दैट वाज एडेड टू द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। तो ये एक्सक्लूजन हमें कौन कौन से सेक्शंस में मिलते हैं? सेक्शन नंबर 11, 36, 54, 55। दो सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है? Partners during the continuance of the firm to restrict none of them shall carry on any other business than that of the firm। यानी कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं तो उन पे ये रिस्ट्रेंट करा जा सकता है कि वो उस फर्म के आइडेंटिकल कोई भी बिजनेस सेपरेटली स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक वो उस फर्म के साथ एसोसिएटेड है या कॉन्ट्रैक्ट में है। सो दैट इज वैलिड। सेक्शन नंबर 36 बात करता है रिस्ट्रेनिंग एन आउटगोइंग पार्टनर फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड एंड स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। सो सपोज पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर 3 पार्टनर है ए बी सी, और अब सी क्या कर रहा है? सी टर्मिनेट करके सी जा रहा है, तो सी को ये रिस्ट्रेन करा जा सकता है कि वो कुछ टाइम तक कुछ लोकल लिमिट्स में, स्पेसिफिक पीरियड तक स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स में सेम आइडेंटिकल बिजनेस एज टू दैट पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इस तरह का रिस्ट्रेन भी क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, क्योंकि ये हमारे एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली उन्होंने एज एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, इससे रिलेटेड केस आता है हमारे पास फर्म दौलत राम वर्सेस फर्म धर्मचंद 1934। सो इसमें क्या था? 2 आइस फैक्ट्री ओनर्स फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप एंड एग्रीड दैट ओनली 1 प्लांट वुड बी रन एट अ टाइम एंड दैट द अर्निंग वुड बी शेयर्ड इक्वली। सो इसमें जो ये कंस्ट्रेंट था वो कोर्ट्स ने वैलिड एंड जस्टिफाइड माना था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी आप ट्रेड को रिस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने किसी एक पॉइंट ऑफ बिजनेस के ऊपर डिस्कशन किया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, सो आई होप आपको सेकेंड एक्सेप्शन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड, ट्रेड कॉम्बिनेशन की। ये वर्ड जब आप कंपटीशन एक्ट पढ़ते हैं तब आपको बहुत सुनने में आता है। ट्रेड कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जहां एक या एक से ज्यादा बिजनेस एंटिटीज जो है वो क्या करती है? एक कॉम्बिनेशन, या हम बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर लेती है। किस चीज के लिए? किसी बिजनेस प्रैक्टिस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये भी कब तक वैलिड रहेगा? जब तक ये एक तो मोनोपोली क्रिएट ना करे, मार्केट पे कस्टमर के इंटरेस्ट को अफेक्ट ना करे। किसी बिजनेस को सेफगार्ड करना है तब तक वो चीज वैलिड है, पर अगर वो कस्टमर को वायलेट करती है, कस्टमर के इंटरेस्ट को हार्म करती है, देन वो भी वॉइड हो सकता है। सो ट्रेड कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड टू कंट्रोल बिजनेस और फिक्स प्राइस आर नॉट वॉइड, क्योंकि होता है कि भाई इस मार्केट के अंदर इस प्राइस से आप नीचे सामान नहीं बेच सकते, तो ये कहाँ पर है? ये क्या चीज है? एक प्राइस को रेगुलेट करने का अग्रीमेंट है, तो दैट विल बी वैलिड। बट ट्रेड कॉम्बिनेशंस दैट एम टू क्रिएट मोनोपोलीज एंड आर डिट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट आर वॉइड। सो यहाँ पर क्या है? आपके पास एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इससे रिलेटेड केस आता है हमारे पास कोर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोलॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या था? इन दिस केस टू कंपनीज हुज बिजनेस एम्प्लॉय सिमिलर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस मेंट दैट देयर एम्प्लॉयज वर लार्जली इंटरचेंजेबल। दो बिजनेस है, यानी कि दो कंपनीज हैं जिनका बिजनेस और जिनकी जो टेक्निक्स वगैरह हैं, दैट इज इंडस्ट्री वगैरह है, वो क्या है? सिमिलर है, और इनके एम्प्लॉयज क्या हो सकते हैं? एक जगह से दूसरे इंडस्ट्री में इंटरचेंजेबल हैं। When for a period they operated from neighboring premises, putting the two companies in at least potential competition for the same employees, they form a binding agreement not to employ any person who had been recently an employee of the other firm. तो जब दोनों ही जो वो बिजनेसेस थे उनको किस पे रखा गया? मिनिमम कंपटीशन लेवल पे रखा गया सेम एम्प्लॉयज के साथ। तो वहाँ क्या अग्रीमेंट फ्रेम किया कि अगर किसी बिजनेस के अंदर कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो दूसरी फर्म के अंदर अपॉइंट नहीं किया जा सकता या एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। तो इस एग्रीमेंट को क्या बोला गया? वॉइड बोला गया बाय द कोर्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप दिस इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ दैट एम्प्लॉय, तो इसलिए यहाँ पर इसको वॉइड डिक्लेयर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट्स। ये भी आपको कंपटीशन एक्ट के अंदर मिलता है। सो यहाँ क्या होता है? यहाँ कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं जहाँ पर एक जो मैन्युफैक्चरर है वो बोलता है कि ठीक है हम सिर्फ इसी सप्लायर को देंगे या इसी डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। सो वो चीज़ क्या है? वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द
ट्रेड है, तो इस तरीके का अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो लॉफुल है, वैलिड है। बट अगर ये मोनोपोली क्रिएट कर रहा है या फेयर ट्रेड को प्रोहिबिट या उसके अगेंस्ट में है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। सो agreements where one party will only deal with a specific manufacturer or producer's product and not with anybody else, such contracts are known as solace और एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट। नाम ही बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से डील कर रहे हैं। Such an agreement is lawful if it is reasonable for the parties' advantage. However, such an agreement is void if it tries to force unfair restriction on the other party to monopolize trade. ठीक है, यानी कि unfair अगर competition create हो रहा है then it will be void. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेप्शन, दैट इज रिस्ट्रेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। ये तो आप लोगों ने भी नॉर्मली कोई अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट देखा है तो वहां पर हमारे पास कुछ नेगेटिव क्लॉजेस होते हैं, जहां पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आप इस पीरियड तक इस कंपनी के साथ में हैं देन आप इस पीरियड तक और किसी कंपनी के साथ या और किसी वर्क में एसोसिएट नहीं हो सकते। तो ये बेसिकली क्या होता है, कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय कंपनी के साथ एसोसिएटेड है उसकी बहुत सी कॉन्फिडेंशियल, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो उस एम्प्लॉय को पता होती है। तो हो सकता है कि अगर उसने बाहर जाके वो इन्फॉर्मेशन या वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दी तो कॉम्पिटिटर्स उस चीज़ का क्या ले, एडवांटेज ले। सो इस चीज़ के लिए अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट के अंदर कोई भी क्लॉज डाला जाता है दैन इट विल बी हेल्ड वैलिड। सो negative clause in a service agreement restrain the employee from working anywhere else during the period agreed upon the contract. The purpose of such negative covenant is to protect trade secret, as an employer might sell precious information about the company or business to an opponent, putting them into a disadvantage. Therefore, to keep the confidentiality of secret formula and method of product design and distributions and constituents, these agreements are held justified and are not unreasonable or one-sided. That is, कंपनी की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना इज द एम। इसलिए हमारे पास केस आता है निरंजन शंकर गोलीकर वर्सेस सेंचुरी एसपीजी एंड एमएफजी कंपनी लिमिटेड 1967। इसमें क्या था, the defendant was hired for 5 years based on the deal that he would not work at a different place even if he left before 5 years, यानी कि 5 ईयर का टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था और अगर वो 5 साल से पहले भी छोड़ के जाता है देन ऑल्सो ही कैन नॉट वर्क एट अ डिफरेंट प्लेस। ठीक है, सो इसमें कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट हेल्ड दैट सच एग्रीमेंट इज वैलिड एंड नॉट इन वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 27। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। सो ये तो रहे हमारे पास जो एक्सेप्शंस थे और उनसे रिलेटेड जो भी केस लॉस थे। अब हम कुछ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड से रिलेटेड जनरल केस लॉस डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आता है सुपरिंटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कृष्ण मुरगाई 1979। इसमें क्या था, इन दिस केस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटेड दैट एम्प्लॉय वुड नॉट वर्क फॉर एनी ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स अपोनेंट इन दिल्ली और स्टार्ट अ नियर बाय इक्वलेंट बिजनेस इन दिल्ली फॉर 2 years आफ्टर द रिस्पोंडेंट्स एम्प्लॉयमेंट एंडेड। यानी कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद ना ही किसी दिल्ली में उसके एम्प्लॉयर के अपोनेंट के साथ ना ही कोई ऐसा इक्वलेंट बिजनेस 2 साल के लिए रिस्पोंडेंट स्टार्ट नहीं कर सकता है। दिस वॉज द रिस्ट्रिक्शन। ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द रिस्पोंडेंट वर्कड फॉर द एपिलेंट्स फर्म एज द ब्रांच मैनेजर ऑफ द न्यू दिल्ली ऑफिस। आफ्टर 7 years द रिस्पोंडेंट एम्प्लॉयमेंट केम टू एन एंड। ठीक है, 7 साल के बाद क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है। इन दिल्ली द रिस्पोंडेंट स्टार्टेड हिज ओन फर्म विच इज आइडेंटिकल टू द फॉर्मर एपिलेंट बिजनेस। तो बात क्या हुई थी, 2 साल तक उसको स्टार्ट नहीं करना था। आफ्टर 7 years उसने दिल्ली के अंदर सेम लाइन्स पर अपना एक बिजनेस या फर्म स्टार्ट किया। Now the appellant has sued in this matter, demanding damages of rupees 55,000 for violating the employment contract. तो अब क्या हुआ, appellant ने रिस्पोंडेंट को sue किया। तो अब इसमें क्या हल किया गया, restraint on trade after an employment contract has ended was found to be void and unenforceable in this case. So agreement was declared invalid and unenforceable against the respondent। यानी कि रिस्पोंडेंट को कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद अगर आप कैरी ऑन कर रहे हैं दैट इज टोटली वैलिड। ठीक है, हमारे पास मधुप चुंदर पुरामनिक वर्सेस राजकुमार डोस एंड अदर्स 1874। इसमें क्या था, द प्लांटिफ एंड द डिफेंडेंट वर बोथ रनिंग द सेम बिजनेस इन कैलकाटा सेम लोकेलिटी।
सेम लोकेलिटी में दोनों प्लांटिफ और डिफेंडेंट सेम बिजनेस रन कर रहे थे. Since the defendant had experienced a loss, he suggested the plaintiff to close his firm in exchange for particular sum of money. क्योंकि डिफेंडेंट का फर्म लॉस में जा रहा था तो उसने प्लेंटिफ को क्या बोला कि वो भी अपना फर्म बंद कर दे और उसके एक्सचेंज में डिफेंडेंट उसको कुछ पेमेंट दे देगा. The plaintiff filed a lawsuit against the defendant after the defendant failed to pay the agreed sum. अब ऐसा करने के बाद क्या हुआ, प्लेंटिफ ने एक लॉ सूट फाइल करा जब डिफेंडेंट ने उसको ऐसा जो प्रॉमिस किया था मनी पे करने का वो नहीं किया. सो इसमें क्या हुआ, द प्लेंटिफ क्लेम वाज रिजेक्टेड बाय हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा बिकॉज द एग्रीमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड रिस्ट्रेंट, यानी कि जो अग्रीमेंट था वो रिस्ट्रेंट था ट्रेड के ऊपर एंड इट इज वॉइड. अब वॉइड के अंदर यानी कि आप उसको कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं कर सकते, इसलिए प्लेंटिफ के क्लेम को क्या किया, रिजेक्ट किया गया. दिस लॉसूट इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर फेयर कंपटीशन प्रोटेक्शन. यहाँ क्या हो रहा है, आपका बिजनेस ही चल रहा है तो आप भी बंद कर दो, तो ये क्या है, कंपटीशन को एडवांटेज नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, अनफेयर एडवांटेज है कंपटीशन के अगेंस्ट में और ये एक वैलिड एक फेयर कंपटीशन को वायलेट करता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड रिस्ट्रेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन. तो ये केस आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट क्लैरिफाइड ऑल डाउट्स एंड एम्बिग्विटी अराउंड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट केस रहता है आपके रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के लिए. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, दैट इज नॉर्डनफेल्ट वर्सेस मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट गन्स एंड एम्यूनेशन कंपनी. दैट इज योर 1874 का केस. इसमें क्या था, नॉर्डनफेल्ट जो थे, जो कि क्या थे, डिफेंडेंट थे, वाज अ स्वीडिश नेशनल एट द टाइम ऑफ लॉसूट. यानी कि लॉसूट के टाइम पर ये क्या थे, स्वीडिश जो सिडनी हुआ वहाँ पे बिलोंग करते थे. द डिफेंडेंट बिजनेस इज डीलिंग विद क्विक फायरिंग गन्स. तो बिजनेस क्या था, क्विक फायरिंग गन्स का था. He sold his firm to the plaintiff for euros 287,500. यूरो 287,500 के लिए डिफेंडेंट ने अपनी फर्म प्लांटिफ को सेल करी थी. अब यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड अग्रीमेंट में क्लॉसेस दिए गए थे, जो क्या थे, पहला, he is prohibited from engaging in any identical activity for the next 25 years unless it is on behalf of an organization. यानी कि 25 साल तक वो सिमिलर एक्टिविटी के अंदर एंटर नहीं कर सकते थे. तो पहला ये प्रोहिबिशन था. सेकंड प्रोहिबिशन क्या था, ही शुड नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस दैट इज इन एनी वे कॉम्पिटिटिव विद प्लांटिव्स कंपनी. यानी कि प्लांटिव की कंपनी के साथ किसी भी तरीके से कंपटीशन में ना आए, ऐसा कोई भी बिजनेस डिफेंडेंट एंगेज नहीं कर सकते थे. ये दो कोवेनेंट डाले गए. लेटर क्या हुआ, नॉर्डनफेल्ट रीच्ड अ डील विद अनदर गन मैन्युफैक्चरर. अब बाद में किसी और गन मैन्युफैक्चरर के साथ हमारे डिफेंडेंट ने डील कर ली. द appellant stated that trade restraint is maintained and that it is reasonable to be held. तो कोर्ट का क्या डिसीजन था, द हाउस ऑफ लॉर्ड वाज कन्वेंट टू हियर द केस. द कोर्ट फाइंड दैट फर्स्ट क्लॉज ऑफ द कोवेनेंट टू बी रीजनेबल बिकॉज द डिफेंडेंट सोल्ड द कंपनी फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी एंड द ऑर्डर वाज इशूड. तो फर्स्ट वाला तो क्लॉज क्या बताया, वैलिड बताया, क्योंकि ये क्या हुआ, एज जैसे गुडविल सेल वाला हमने एक्सेप्शन पढ़ा था तो ये उसी के अंदर फॉल करता था, इसलिए फर्स्ट वाला वैलिड था. बट सेकेंड कंडीशन, प्रिवेंटिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी अदर राइवल कंपनी इज अनजस्ट एंड अनरीजनेबल. क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेड को ही रिस्ट्रेन कर रहे हैं, कंपटीशन, फेयर कंपटीशन को ही रिस्ट्रेन कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट वाला क्लॉज वैलिड माना गया, सेकेंड वाला क्लॉज इनवैलिड माना गया. ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 27, उसका बैकग्राउंड, उसके एक्सेप्शन, उसके केस लॉज, सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आई होंगी. अगर ऐसा है तो आज का होमवर्क क्वेश्चन हम डील करेंगे, दैट इज एन अग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुडविल फॉर ए स्पेसिफाइड एरिया टू विच द परचेजर अग्रीड इज वैलिड, इलीगल, वाइडेबल, वाइड. सो आई होप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर देंगे, फटाफट से, क्विकली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव वन. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड is void. Explain the given statement in light of the provisions of Indian Contract Act. Also state the exceptions to this general rule. So अभी हमने अपनी प्रेजेंटेशन में क्लियरली ये चीज़ डिस्कस करी है. सो आई होप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे. इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर इसका डिस्क्रिप्टिव का मॉडल आंसर भी, जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है, अपने आंसर के साथ मॉडल आंसर से कंपेयर कर सकते हैं. क्या डिफरेंसेस हैं, क्या पॉइंट्स हैं जो आपने मिस आउट करे हैं, उनको देख सकते हैं. इसी तरीके से जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर एज वेल एज और भी एमसीक्यूज
प्रैक्टिस के लिए क्विजेस, सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर अवेलेबल है, सो यू कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट। इसी के साथ आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, असाइनमेंट्स प्रॉपरली कीजिए, कोई भी सजेशंस है, फीडबैक्स हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, यू आर फ्री टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।